मैं हूं आपका दोस्त मनीष, हाजिर हूं आप सभी के लिए। चलिए आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जहां से क्वेश्चन बेसिकली बनता है हर एक एग्जाम में। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, प्रीवियसली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेसिकली बेड सोर, जिसका दूसरा नाम होता है प्रेशर सोर, तीसरा नाम होता है इसी का डेक्यूबेटिक अल्सर। ठीक है, क्या क्या नाम होते हैं? बेड सोर बोल सकता है एग्जामिनर आपसे, प्रेशर सोर बोल सकता है या फिर बोल सकता है डेक्यूबेटिक अल्सर। ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको एग्जामिनर। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। टॉपिक क्या होता है बेड सोर, क्या होता है? देखो, लॉन्ग टाइम तक किसी एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर लगातार प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर के कारण वहाँ की स्किन ब्रेक डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के टिश्यू में क्या हो जाती है, लगातार कंप्रेशन पड़ रहा है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है तो ऑक्सीजन सप्लाई इंटरप्ट हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई इंटरप्ट हो रही है तो वहाँ का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है तो वहाँ की सेल्स में क्या हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है मतलब सेल की डेथ हो रही है। तो सेल की किसी एरिया के अंदर डेथ हो गई तो वो पार्ट क्या हो जाता है, अपना डिस्टर्ब हो जाता है। तो यदि नॉर्मल सेल डेथ हो गई तो स्किन ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, आपके बेड सोर बोल देते हैं। ये एक तरीका है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने का। ठीक है, तो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक डेफिनेशन से। प्रीवियसली एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं आज से पहले वो भी अपन डिस्कस करेंगे, आने वाले एग्जाम में क्या बन सकता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे और पूरा टॉपिक अपन क्लियर करके चलेंगे। ठीक है चलिए पहले बात करता हूं मैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं अपन? ब्रेक डाउन ऑफ स्किन कंटिन्यूटी अंडर लाइंग स्ट्रक्चर as a result of tissue compression and inadequate tissue perfusion. Inadequate tissue perfusion. देखिएगा क्या डेफिनेशन लिखी, ब्रेकडाउन ऑफ स्किन कंटिन्यूटी। स्किन की कंटिन्यूटी, देखो ये आपकी स्किन है, ये स्किन है अभी कंटिन्यू है, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी में कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाए, इसकी कंटिन्यूटी में कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाए, यहां से ब्रेक डाउन हो गई मान के चलिए, ये ब्रेक डाउन हो गई कंटिन्यूटी में, तो ये क्या है आपका बेड सोर है ये क्या है, बेड सोर है। और ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, उस टिश्यू के अंदर कंप्रेशन हो रहा है और इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, टिश्यू के अंदर इनएडिक्वेट परफ्यूजन हो रहा है और लगातार वहाँ पे कंप्रेशन बना हुआ है। कंप्रेशन लगातार बना हुआ है तो ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई तो टिश्यू के अंदर परफ्यूजन डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, वो अपन आगे पैथोफिजियोलॉजी में बात करेंगे किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं। आई थिंक आपके समझ में आया होगा डेफिनेशन ब्रेकडाउन, और यहीं पे मैं बोल सकता हूं ब्रेकडाउन या फिर डिसकंटिन्यू, या फिर मैं बोल सकता हूं डैमेज, कुछ भी वर्ड बोल सकता हूं मैं, या तो ब्रेकडाउन बोल सकता हूं या डिसकंटिन्यू बोल सकता हूं या फिर बोल सकता हूं डैमेज। तीनों चीज एक ही है कि स्किन डैमेज हो जाए या डिसकंटिन्यू हो जाए या फिर ब्रेकडाउन हो जाए, किसके कारण, अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर लगातार कंप्रेशन हो रहा है और टिश्यू परफ्यूजन इनएडिक्वेट हो रहा है, उसके कारण हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, आपका बेड सोर बोल सकते हैं, प्रेशर सोर बोल सकते हैं, डेक्यूबेटिक अल्सर बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं कुछ कोजेज की, क्या क्या कोज हो सकते हैं कोज पढ़ेंगे और साथ के साथ में कोज कैसे लीड कर रहा है आपके बेड सोर को, वो भी चीज अपन साथ में ही समझ लेंगे। देखो पहला कोज पढ़ा था अपने रेगुलर प्रेशर, रेगुलर प्रेशर यानी कि किसी साइड पे क्या लग रहा है आपका भैया,
रेगुलर प्रेशर लग रहा है किसी स्पेसिफिक एरिया पे। कहाँ लग रहा है ये? स्पेसिफिक एरिया पे। स्पेसिफिक एरिया पे लगातार क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। इसके कारण क्या होगा? आप देखो, मेरे किसी एरिया पे मैं लगातार प्रेशर करके रखूं तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? सिंपल सी बात है सर, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? रिड्यूस ब्लड सप्लाई। और देखो ब्लड के अंदर क्या क्या जाता है? बेसिकली ब्लड के अंदर क्या जाता है? न्यूट्रिएंट जाते हैं और क्या जाता है सर? ऑक्सीजन जाती है। बेसिकली दो ही कंपोनेंट जाते हैं, एक ग्लूकोज वगैरह जो न्यूट्रिएंट है आपके, और बेसिकली ऑक्सीजन जाती है। तो ब्लड सप्लाई किसी एरिया में डिक्रीज होगी तो उस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बात है भाई, ब्लड के थ्रू तो ऑक्सीजन जा रही है भाई, ब्लड ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कहां से जाएगी? तो ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगी तो सेल के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। देखो समझने की कोशिश करना भी, देखो कैसे होता है। मान के चलो ये आपकी एक सेल है, ये क्या है आपकी? चलो बड़ी बनाते हैं थोड़ी सेल को। ये आपकी एक सेल है। अब इसके अंदर क्या आ रहा है? आपकी ब्लड सप्लाई आ रही है। क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। अब इस ब्लड में क्या क्या है? देखिए भैया, इस ब्लड में है आपका एक तो है ऑक्सीजन और क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज वगैरह, एनर्जी वगैरह है। तो ये आएंगे आपके सेल के पास। तो सेल क्या करेगी? इस ऑक्सीजन को एंड ग्लूकोज को यूज करेगी और क्या बनाएगी? अपने लिए एटीपी बनाएगी। क्या बनाएगी? एटीपी बनाएगी। क्या बनाएगी? एनर्जी बनाएगी। और सेल को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए भैया? एटीपी चाहिए। तो किसी कारणवश क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो गया, ग्लूकोज भी नहीं आ पा रहा है। तो इसमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल क्या होने लग जाएगी? डेथ होने लग जाएगी। सेल में क्या होने लग जाएगा? नेक्रोसिस होने जाएगा। यानी कि क्या हुआ? सेलुलर मेटाबॉलिज्म जैसे डिक्रीज होगा उसके रेस्पॉन्स में क्या होगा? कॉज ऑफ नेक्रोसिस क्या होने लग जाएगा? नेक्रोसिस इन टू सेल। सेल में क्या होने लग गया? नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस हो गया मतलब टिश्यू सेल की डेथ होने लगे, जिससे क्या होगा? आपका अल्सर बन जाएगा। और उस अल्सर को क्या बोलेंगे? प्रेशर अल्सर बोलेंगे या बेड सोर बोलेंगे। प्रेशर अल्सर। ठीक है भाई, यहाँ की सेल डेथ हो गई, नेक्रोसिस हो गई, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा कंटिन्यूटी के अंदर। क्लियर है? तो ये होता है फर्स्ट कोज आपका रेगुलर प्रेशर। किसी साइड के ऊपर रेगुलर प्रेशर लग रहा है, वो किसको लीड करेगा? प्रेशर अल्सर को लीड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा पहला कोज समझ में आया आपके। दूसरा मैं बात करता हूं फ्रिक्शन। किसी एक चीज को दूसरी चीज पे अपन रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो उसमें क्या रिस्क रहती है? जैसे बार बार जैसे आप कपड़े धोते हैं, ठीक है, बेसिकली सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, वॉशिंग मशीन से नहीं, हाथ से। ठीक है, अमीरों वाले शौक मत करो, कुछ गरीबों वाले काम कर लिया करो। ठीक है, वॉशिंग मशीन से नहीं तो क्या अपन हाथ से कपड़े धोते हैं, तो बार बार ऐसे करते हैं उनको, तो उससे क्या होता है? अपनी स्किन फ्रिक्शन होता है। कई बार देखा होगा आपने, स्किन आपकी ब्रेकडाउन भी हो जाती है। ठीक है, स्किन ब्रेकडाउन भी हो जाती है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है? बेसिकली एक चीज के दूसरे चीज का फ्रिक्शन लगता है। तो सर पेशेंट में किसका फ्रिक्शन लगेगा? पेशेंट कपड़े थोड़ी तो नहीं जाएगा। देखो पेशेंट को कहां लेटा के रखते हैं? बेड के ऊपर। तो यदि आपने ध्यान नहीं रखा, बेड शीट के अंदर रिंकल्स पड़ गए, किसके अंदर? बेड शीट के अंदर रिंकल्स पड़ गए, तो रिंकल्स में क्या होगा? रिंकल्स की वजह से स्किन का और रिंकल्स का फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? लॉन्ग टाइम तक यदि फ्रिक्शन चला तो वहां पे क्या बन सकता है? अल्सर बन सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे? बेड सोर बोलेंगे। तो क्या हो सकता है? फ्रिक्शन में रिंकल्स प्रेजेंट है, यदि आपको ड्यू टू किसके कारण हुआ ये? रिंकल्स प्रेजेंट इन बेड। जो बेड के ऊपर जो बेडशीट लगी हुई है उसके अंदर यदि रिंकल्स हैं तो लगातार वहां पे फ्रिक्शन होगा, लंबे समय तक आपने पेशेंट पे ध्यान नहीं दिया और वहां पे अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? आपका बेड सोर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉज की मैं बात करता हूं। यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है फ्रिक्शन से ही। क्या क्वेश्चन बन जाता है कि मोस्ट कॉमन रिस्क किस ग्रुप के अंदर होती है? मोस्ट कॉमन रिस्क किस ग्रुप के अंदर होती है? कि मोटे लोगों में, पतले लोगों में, बच्चों में, किन में ज्यादा रिस्क होती है फ्रिक्शन होने की? तो जो पतले लोग होते हैं, थिन लोग होते हैं, उनके अंदर रिस्क ज्यादा रहती है, क्योंकि उनमें बोन ही बोन है।
क्योंकि उनके अंदर मसल्स वगैरह तो बहुत कम है जो फैटी होते हैं उनके अंदर तो मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फ्रिक्शन वगैरह ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन जो थिन पर्सन होते हैं उनके अंदर बोनी एरिया ज़्यादा होता है। हर जगह से देखा होगा आपने, कोई पतला आदमी आपके टच भी हो जाता है, लगता है यार यहाँ से चुभ रहा है इसका, ठीक है। तो उस एरिया में क्या है, उसका बोन का भी फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और इधर से फ्रिक्शन लग रहा है, तो वहाँ पे उसके अंदर रिस्क ज़्यादा रहती है। किनके अंदर, जो पतले होते हैं, जो थिन पर्सन होते हैं, उनके अंदर रिस्क ज़्यादा। तो क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, मोस्ट कॉमन रिस्क ग्रुप फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा है? ए ऑप्शन है थिक पेशेंट, बी ऑप्शन है थिन पेशेंट, सी ऑप्शन है चाइल्ड, डी ऑप्शन है कार्डियक पेशेंट। चलिए राइट आंसर की बात करें तो किन में, थिन पेशेंट। जो पतले लोग हैं, थिन पेशेंट है, उनके अंदर क्या रहेगी आपकी, रिस्क रहेगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा और कोज डिस्कस करते हैं और क्या कोज हो सकते हैं हम। तो थर्ड वन कोज आता है आपका मॉइस्चर। थर्ड वन कोज आता है आपका मॉइस्चर। मॉइस्चर कैसे, लगातार किसी एरिया के ऊपर क्या बना हुआ है, मॉइस्चर बना हुआ है, ठीक है। मॉइस्चर मतलब गीलापन, मॉइस्चर मतलब गीलापन। किसी एरिया के ऊपर लगातार मॉइस्चर बना हुआ है तो उस एरिया में क्या होगा, आपके बैक्टीरिया वायरस वगैरह डेवलप होंगे। बैक्टीरिया वायरस डेवलप होंगे, वो क्या कर सकते हैं, आपकी स्किन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बैक्टीरिया वगैरह क्या कर सकते हैं, आपकी स्किन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अल्सर कोज कर सकते हैं। तो मॉइस्चर भी एक कोज होता है किसका, बेड सोर का। सर मॉइस्चर क्यों होगा पेशेंट में, तो भैया पहले तो बात, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है किसी पेशेंट के अंदर, ठीक है। किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है और आप उसको वाइप नहीं कर रहे हैं, पहुंच नहीं रहे उसके पसीने को, तो स्वेट मॉइस्चर बना रहेगा। सेकंड, किसी के कैथेटर वगैरह लगा हुआ है और कैथेटर ढंग से नहीं लगा है, लीकेज हो रहा है, तो उसके कारण भी मॉइस्चर हो सकता है। या फिर किसी ऐसा क्लाइंट जिसके इनकॉन्टिनेंस हो रखा है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, यानी कि इनवॉलेंट्री वो यूरिन पास आउट कर देता है, पता ही नहीं लगता उसको, स्नीजिंग के साथ यूरिन पास आउट हो जाता है, कफिंग जब करता है, प्रेशर जैसे लगता है तो यूरिन पास आउट हो जाता है 50 ml के अप्रोक्स, तो उसको क्या बोलते हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो कोई ऐसा पेशेंट है उसके अंदर भी मॉइस्चर बना रहेगा क्योंकि ना तो पेशेंट को पता लगेगा कि यूरिन पास आउट हो चुका है जैसे कफिंग करेगा, ना ही किसी अपन पे नर्स वगैरह अपन चेक करेंगे नहीं, क्योंकि अपन खुद काम करते हैं, वैसे ही जो रहता है। तो लगातार यदि ऐसा कंडीशन बनी है तब भी क्या हो सकता है, उसके बेड सोर हो सकते हैं। क्लियर है, तो मॉइस्चर में लिख लीजिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। भाई मॉइस्चर ही चाहिए माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने के लिए। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी एरिया पे ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं तो वहां पे क्या करेंगे, वो इन्फेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एंड कोज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कोज करेंगे, इन्फेक्शन क्या करेगा, आपकी स्किन को डैमेज कर देगा, क्या बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा, सॉरी अल्सर बन जाएगा। मॉइस्चर के कोज क्या हो सकते हैं, कोज ऑफ मॉइस्चर। भाई मॉइस्चर क्यों होगा पेशेंट के अंदर, उसके कोज की बात करें तो एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। यूरिन इनकॉन्टिनेंस में कितना ml होता है, 50 ml यूरिन पास आउट होता है स्नीजिंग कफिंग वगैरह के साथ में। या फिर इनएप्रोप्रिएट कैथेटराइजेशन हो रखा है, इनएप्रोप्रिएट कैथेटराइजेशन, क्या हो रखा है, इनएप्रोप्रिएट कैथेटराइजेशन हो रखा है, यानी कैथेटर जो आपने लगा रखा है वो सही से नहीं लगा हुआ है, सही से नहीं लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है। मॉइस्चर से क्या बन सकता है भैया, आपका प्रेशर अल्सर बन सकता है। क्या बन सकता है, प्रेशर अल्सर बन सकता है। नेक्स्ट कोज आता है शीयर, आई थिंक फोर्थ है शीयर। अब देखिएगा शीयर क्या होता है किसी साइड के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर लगे जैसे जैसे आप कहाँ बैठे हो, ये आपका पेशेंट है, ठीक है, ये आपका पेशेंट है, ये कहाँ बैठा है भैया, अभी एक स्टूल के ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है, स्टूल के ऊपर बैठा है। आपका पेशेंट है वो कहाँ बैठा है, अभी स्टूल के ऊपर बैठा है।
तो अभी किसी चेयर पे बैठा है, स्टूल के ऊपर बैठा है, तो फर्स्ट एक साइड से तो इसकी बॉडी का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, कहा कि इसका प्रेशर लग रहा है, बॉडी का प्रेशर लग रहा है। सेकंड वन तरफ से जिस हार्ड सरफेस पे बैठा है, यानी कि स्टूल या टेबल पे बैठा है, तो सेकंड तरफ से स्टूल या टेबल का प्रेशर लग रहा है, दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है इस एरिया के ऊपर, ठीक है। तो इस एरिया की ब्लड सप्लाई वगैरह इंटरप्ट होगी, नहीं होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, शियर बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपका शियर बोलते हैं। देखिएगा, लिखिएगा, इसके बारे में भी फिर समझ में आएगा और ज्यादा। शियर में क्या होता है, अपोजिट साइड स्किन प्रेशर, ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट पोजीशन, ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट पोजीशन, या फिर पेशेंट लॉन्ग टाइम तक किसी एक पोजीशन में है, पेशेंट हैव इन अ सेम पोजीशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक क्या है, पेशेंट एक ही पोजीशन में है, तो उसमें क्या हो सकता है, अपोजिट साइड से प्रेशर लगेगा, अपोजिट साइड से, एक साइड से तो बेसिकली लगता ही लगता है, ठीक है, कोई सी कंडीशन हो, बॉडी का प्रेशर तो हमेशा लगेगा। जैसे मैं खड़ा हूं, उस कंडीशन में मेरी बॉडी का प्रेशर लग रहा है मेरे पैरों के ऊपर, तो ये तो हमेशा लगता ही रहेगा। लेकिन अपोजिट साइड से प्रेशर लगने लग जाए तो उसको क्या बोल देंगे, अपन शियर बोल देंगे। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, कोई पेशेंट है लॉन्ग ड्यूरेशन तक कहाँ बैठा है, चेयर के ऊपर सिटिंग किया हुआ है, लॉन्ग ड्यूरेशन चेयर सिटिंग पेशेंट लॉन्ग ड्यूरेशन तक कहाँ बैठा हुआ है, आपके चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके कारण सॉरी लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठा हुआ, अभी देखो तो उसमें क्या हो रहा है, अब अपोजिट साइड से भी चेयर का भी प्रेशर लगने लग जाएगा, चेयर का प्रेशर लगेगा, एक बॉडी का लग रहा है, दोनों तरफ से प्रेशर लगा, ब्लड सप्लाई क्या हुई, इंटरप्ट हुई, ब्लड सप्लाई क्या हुई, इंटरप्ट हुई, अल्टीमेटली क्या बन सकता है, बेड सोर बन सकता है, अल्सर बन सकता है, इसको क्या बोलेंगे, बेड सोर बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं रिस्क की, कि किस किस कंडीशन में रिस्क, ये तो कोज हो गई, अब मैं बात कर रहा हूं कुछ रिस्क फैक्टर की, कि कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कोज कर सकते हैं आपके क्या, बेड सोर। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपके रिस्क ऑफ प्रेशर सोर, बेड सोर, प्रेशर सोर की रिस्क की अपन बात करते हैं, किसकी, रिस्क की। तो पहली चीज, जो पेशेंट लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन है, बेड रिडन पेशेंट, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, जैसे कोई पेशेंट क्या है आपका, कोमा में है, पैरालिसिस है, अनकॉन्शियस है, ये पेशेंट क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक ही पोजीशन में, यानी कि बेड पे लेटे हुए रहते हैं, पोजीशन तो क्या चेंज करते रहते हैं, लेकिन नहीं करते हैं तो बेड सोर बन जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपके पेशेंट क्या है, बेड रिडन है, किस किस कंडीशन में, या तो पेशेंट कोमा में चला गया, अनकॉन्शियस है, पैरालिसिस वगैरह हो रखा है, उस कंडीशन में। और किस में रिस्क रहती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फ्रिक्शन की रिस्क किन में रहती है, जो पतले रोग होते हैं, तो किन में, थिन पेशेंट में भी रिस्क रहती है। नेक्स्ट मैं बात करूं, सॉरी, ऐसे पेशेंट जो ईटी ट्यूब के ऊपर हैं, ठीक है, ईटी ट्यूब के ऊपर हैं, ईटी ट्यूब वाले पेशेंट बेसिकली मेनली इनकी पोजीशन बहुत ही कम चेंज करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ईटी ट्यूब के निकलने की रिस्क रहती है, एक आदमी से पोजीशन चेंज भी नहीं होती इसकी, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट की मेनली स्टाफ वाले पोजीशन चेंज ही नहीं करते, तो उनके अंदर भी रिस्क रहती है बेड सोर वगैरह डेवलप होने की, ठीक है, उनके अंदर भी रिस्क रहती है आपके बेड सोर वगैरह होने की। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ओबेज पेशेंट, किसके अंदर, ओबेज पेशेंट, जो मोटे आदमी होते हैं। अब देखो मोटे हैं तो उनके अंदर रिस्क कैसे रहती है, क्योंकि मोटे हैं वो बेचारे 2-4 से तो हिलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा कोई मोटा है और इसकी केयर कोई लड़की कर रही है, ठीक है, दुआ करो कि कोई लड़की के पास कोई मोटा पेशेंट मिल गया आईसीयू के अंदर,
तो उससे हिलेगा वो जब तक 4-5 को इकट्ठा नहीं करेगी, भैया आप भी आओ, बॉस आप भी आओ, सर आप भी आओ, सिस्टर आप भी आओ यार, तब तक 5-6 जब तक फ्री नहीं होंगे तब तक उसके पेशेंट की पोजीशन ही चेंज नहीं होगी। तो एक शिफ्ट में मुश्किल से एक बार ही होगी सिर्फ पोजीशन चेंज, तो उनके अंदर क्या रहेगी, रिस्क रहेगी, क्योंकि हर एक 2 घंटे में अपने को पोजीशन चेंज करनी होती है। 2 घंटे में पोजीशन चेंज नहीं करोगे आप तो क्या हो सकता है, बेड सोर वगैरह डेवलप हो सकते हैं। तो ठीक है, ये भी क्या है, एक आपकी रिस्क है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस वगैरह की कंडीशन में भी क्या रहता है, रिस्क रहता है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस वगैरह कंडीशन में चीज़ें हील नहीं हो पाती। कोई वुंड वगैरह बन गया, छोटा सा भी कट लग गया तो वो लंबे समय तक हील नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है भैया, डर रहता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर सोर्स डेवलप हो सकता है, कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, सोर्स डेवलप हो सकते हैं। तो कुछ ये क्या हो गया, आपके रिस्क फैक्टर हो गए जिनके कारण क्या हो सकता है, आपका प्रेशर्स डेवलप हो सकते हैं। क्या हो सकता है, प्रेशर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कॉमन पॉइंट कौन कौन से होते हैं आपके बेड सोर होने की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपके कुछ कॉमन पॉइंट की कि जिन पॉइंट के ऊपर ज्यादा रिस्क रहती है बेड सोर होने की। जैसे मैं बात करूं, कोई पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो कौन कौन से पॉइंट पे आपकी हो सकती है। कोई पेशेंट आपका प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है तो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा, मोस्ट कॉमन कौन सी साइट होगी जहां पे प्रेशर होगा, वहां से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है, तो वही चीज अपन डिस्कस करेंगे आपके कॉमन पॉइंट ऑफ बेड सोर। नेक्स्ट चीज क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन पॉइंट ऑफ बेड सोर। ये अपन देखेंगे आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे आपका क्लाइंट है सुपाइन पोजीशन में, ठीक है, किसमें है, सुपाइन पोजीशन, यानी कि आपका पेशेंट है जो पीठ के बल लेटा हुआ। जब अपन पोजीशन पढ़ेंगे तब आपका और क्लियर होगा कि सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, प्रोन कौन सी होती है। अभी देखिएगा सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, क्लाइंट ये पीठ के बल लेटा हुआ है, ठीक है, ये पीठ के बल लेटा हुआ है, ये इसके हाथ है, ये क्या है, आपकी सुपाइन पोजीशन है। तो अब देखो सुपाइन पोजीशन बेसिकली कहाँ कहाँ प्रेशर लग रहा है। पहली चीज, ये ऑक्सीपिटल वाले एरिया पे प्रेशर लग रहा है, नहीं लग रहा। जैसे जहाँ पे सिर आपका रखा जाएगा उस एरिया के ऊपर प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा, पहली बात ऑक्सीपिटल एरिया। दूसरी बात, ये स्केपुला वाला एरिया है जहां पे आपके कंधे हैं, इस एरिया के ऊपर प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा। ये वाला स्केपुला वाला एरिया है, यहाँ क्या होगा, आपका प्रेशर लगेगा या नहीं लगेगा। इसके बाद में एल्बो वाला एरिया है यहाँ प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा। तो एल्बो वाले एरिया पे भी क्या रहेगी, रिस्क रहेगी। इसके अलावा ये सेक्रम वाला एरिया है, तो सेक्रम वाले एरिया में भी क्या रहेगी, आपकी रिस्क रहेगी। कहाँ पे, सेक्रम वाले एरिया के अंदर भी रिस्क रहेगी। इसके बाद में आपका ये हील वाला एरिया है, यहाँ पे भी रिस्क रहेगी प्रेशर होने की। तो लिख लेते हैं इनको, ऑक्सीपिटल एरिया। पहली बात कहाँ पे हो गई, ऑक्सीपिटल एरिया पे। सेकंड वन स्कैपुला, और कहाँ होगा, एल्बो, एल्बो वाला एरिया। और कहाँ होगा, सैक्रल। और कहाँ हो सकती है, हील एरिया। अब यहीं पे मैं बात करूं, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट इन सुपाइन पोजीशन, इन सुपाइन पोजीशन। कि पेशेंट आपका कौन सी पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में है। पेशेंट कौन सी पोजीशन में, आपका सुपाइन पोजीशन में है। तो निम्न में से कौन सी एरिया के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क रहेगी। तो सबसे ज्यादा रिस्क आ रहेगी जहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से एरिया में लगेगा, सेक्रम वाले, सेक्रल वाले रीजन पे लगेगा। कहां लगेगा, इस सेक्रल वाले एरिया पे लगेगा। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, सेक्रल। इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, सेक्रल एरिया मोस्ट कॉमन साइट है प्रेशर अल्सर डेवलप होने की, किसके अंदर, जब पेशेंट आपका सुपाइन पोजीशन में। इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, ये बात होगी आपके सुपाइन पोजीशन की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपके प्रोन पोजीशन की। जब आपका क्लाइंट किस में है, प्रोन पोजीशन में है, तो कौन कौन सी साइड पे आपका प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका सेकंड वन, प्रोन पोजीशन की। किसकी बात करेंगे अपन, आपका प्रोन पोजीशन की। अब प्रोन पोजीशन में है तो देखो प्रोन पोजीशन में मतलब
चेस्ट के बल लेटा हुआ है, तो चेस्ट के बल लेटता है तो कोई ऐसा मतलब है नहीं कि वो गद्दे के अंदर अपना सिर मुंह देगा। मुंह को कैसे रखते हैं, थोड़ा साइड में रखते हैं लेटरली रखते हैं। तो लेटरली जब मैं रखूंगा तो पहला प्रेशर कहाँ लगेगा, मेरे ईयर वाले एरिया पे। पहला प्रेशर कहाँ लगेगा, ईयर वाले एरिया पे। तो पहला प्रेशर कहाँ लगा, ईयर वाले एरिया पे। सेकेंड वन कहाँ लगेगा, ये मेरा जो वाला एरिया है, जैसे ऐसे मेरा चेहरा रखा होगा प्रोन पोजीशन के अंदर, तो कहाँ होगा, इस जो वाले एरिया पे ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो सेकेंड वन कहाँ लगेगा, जो वाले एरिया पे। नेक्स्ट मैं बात करूं उल्टा लेटा हुआ, तो फीमेल के अंदर क्या होते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ रहता है, तो ब्रेस्ट वाले एरिया पे क्या होगा, ब्रेस्ट एरिया पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। ये किन के अंदर होगा, बेसिकली फीमेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जेनाइटल एरिया, और जेनाइटल एरिया अंदर मेनली किन के अंदर देखने को मिलेगा प्रेशर, मेल्स के अंदर, क्योंकि जेनाइटल एरिया मेल्स के अंदर ही प्रोमिनेंट होता है, फीमेल्स के अंदर इतना प्रोमिनेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जेनाइटल एरिया के अंदर अल्सर देखने को मिलेंगे बेसिकली किन के अंदर, मेल्स के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नीज के ऊपर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, कहां लगेगा, टो वाले एरिया पे लगेगा। तो ये कुछ बेसिक साइट हो गई प्रोन पोजीशन के अंदर जहां पे आपके अल्सर डेवलप होने की रिस्क रहेगी, जहां पर आपके अल्सर डेवलप होने की रिस्क रहेगी। यहीं पे फिर से क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट इन प्रोन पोजीशन, कि प्रोन पोजीशन के अंदर प्रेशर अल्सर होने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी। तो प्रेशर अल्सर होने की मोस्ट कॉमन साइट जो होगी वो होगी भैया प्रोन पोजीशन के अंदर नीज। कहाँ होगी, नी वाले एरिया के ऊपर मोस्ट कॉमन साइट रहेगी, कहाँ पे, नीज। इंपॉर्टेंट करके फिर से लिखिएगा, नीज वाला एरिया मोस्ट कॉमनली होगा प्रोन पोजीशन के अंदर। कहाँ होगा, प्रोन पोजीशन के अंदर। समझ में आया है चीज, आपके समझ में आई थिंक आपके आई होगी। तो आगे बात करते हैं। देखो ये कुछ आपके कॉमन साइट्स हो गई। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लिखते हैं अपन, आया हुआ एग्जाम के अंदर। कहाँ आया हुआ है, ESIC का, ESIC में आया हुआ क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, बेड सोर आर caused by localized, ESIC आया हुआ क्वेश्चन है आई थिंक 2016 या 12 के अंदर, 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन आपका। क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि बेड सोर किसके, ठीक है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, बेड सोर किसके कारण होता है, कोज्ड बाय लोकलाइज, कि लोकलाइज एरिया में क्या चीज हुई जिसके अंदर आपका बेड सोर डेवलप होगा। पहला ऑप्शन आया था वहां पे आपका कंट्यूजन, क्या है, कंट्यूजन। बी ऑप्शन है आपका फ्रिक्शन, सी ऑप्शन है आपका एक्सेसिव हीट, क्या है, एक्सेसिव हीट। डी ऑप्शन आपका इस्चीमिया, इस्चीमिया। चलो भाई आंसर करो, देखते हैं किसका राइट होता है किसका रॉन्ग होता है। अभी अपन ने कोज पढ़े थे, प्रेशर पढ़ा था बिल्कुल, फ्रिक्शन पढ़ा था, शेयर पढ़ा था, ये सब कुछ कोज अपन ने पढ़े थे आपके पीछे भी थोड़ी देर पहले। तो देखो हीट के कारण तो होगा नहीं, क्योंकि हीट के कारण तो क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है, हीट के कारण तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फ्रिक्शन से हो सकता है, कंट्यूजन में भी हो सकता है, इसी में से हो सकता है। तो देखो पहली चीज मैं बात करता हूँ, समझा डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे आता हूँ। लगातार प्रेशर लगा हुआ है किसी एरिया के अंदर, तो क्या हुआ, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई, क्या हुई, इंटरप्ट हुई, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई। तो किसी एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई तो उस एरिया में क्या हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। किसके अंदर कमी हुई, सेल या टिश्यू के अंदर कमी हुई, सेल या टिश्यू के अंदर कमी हुई, तो उसको क्या बोला, हाइपोक्सिया बोला। तो पहला तो कोज क्या हो सकता है कि हाइपोक्सिया वगैरह हो, सेल टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं जाए, तब क्या हो सकता है, बेड सोर डेवलप हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आए कि आपके इस ब्लड के अंदर ही, ब्लड नॉर्मल सप्लाई हो रहा है लेकिन ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन ना हो, तो
आपका ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, इसीमिया बोलते हैं। ऑक्सीजन कमी इन ब्लड, उसको क्या बोलते हैं, इसीमिया। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसीमिया। ठीक है, ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन नहीं है तो आगे वाले और सेल टिश्यू के पास जाएगी नहीं, सेल टिश्यू के पास नहीं जाएगी तो वहां पे फिर से वही नेक्रोसिस वगैरह होंगे, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होके तो वहां पे अल्टीमेटली क्या होगा, सेल का नेक्रोसिस होगा। तो यदि किसी कारण वैसा आपके ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन की कमी है तो वो भी किसको लीड करेगा, किसको लीड करेगा, बेड सोर को लीड करेगा। किसको लीड करेगा, बेड सोर को लीड करेगा। क्लियर है, क्वेश्चन आपके समझ में आई थिंक आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वो करेंगे आपके प्रिवेंशन की। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं अपन फिर अपन पढ़ेंगे आपका प्रिवेंशन। टू प्रिवेंट बेड सोर फॉर्मेशन, बेड सोर का फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है तो क्या करोगे, अप्लाई ऑइंटमेंट, reposition the client, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी। अब क्या प्रिवेंट करना है, बेड सोर को प्रिवेंट करना है। किसको, बेड सोर को बनने नहीं देना है। तो बेड सोर बेसिकली किसके कारण हो रहे थे, किसी एरिया पे लगातार प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से हो रहे थे, किसी एरिया में लगातार प्रेशर बना हुआ है, उस प्रेशर की वजह से सारी प्रोसेस हो रही थी, बेड सोर डेवलप हो रहे थे। तो किसी ना किसी कारण क्या था, मेनली कोज ये प्रेशर था। तो अपन कुछ ऐसा करें कि लगातार किसी एरिया पे प्रेशर नहीं बना रहे तो बेड सोर डेवलप नहीं होंगे। कुछ ऐसा अपन काम कर दें कि प्रेशर लगातार किसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं बना रहे। तो अपन क्या कर सकते हैं इस कंडीशन के लिए, हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हर 2 घंटे में क्या कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि रीपोजिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीपोजिशन कर सकते हैं क्लाइंट को। राइट आंसर क्या होगा, रीपोजिशन द क्लाइंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपन क्या कर सकते हैं, हर 2 घंटे में क्लाइंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, रीपोजिशन कर सकते हैं पेशेंट को। समझ में आया, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, ये एसआईसी के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके प्रिवेंशन की। किसकी बात करेंगे, आपके प्रिवेंशन की। क्योंकि सबसे बढ़िया क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि ट्रीटमेंट से बढ़िया क्या है, किस चीज को अपन प्रिवेंट कर दे, होने ही नहीं दे, ये सबसे बढ़िया है। क्यों, आफत लेनी नहीं है सिर के ऊपर, कि कोई चीज डेवलप हो उससे पहले उसको प्रिवेंट कर दो, मेहनत ही नहीं होगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन ऑलवेज क्योर। हमेशा प्रिवेंशन बढ़िया होता है आपके क्योर से, ट्रीटमेंट से हमेशा बढ़िया होता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले बात की हर 2 घंटे में अपन क्या कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं अपन, चेंज द पोजीशन रेगुलर पोजीशन इन एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे में आप क्या कर रहे हो, तो पोजीशन चेंज कर दो। ठीक है, बिल्कुल कर दिया सर। जिस एरिया के ऊपर प्रेशर लग रहा है उस एरिया पे क्या कर सकते हैं अपन, मसाज कर सकते हैं। तो मसाज कर दीजिए, मसाज द प्रेशर पॉइंट बाय लुब्रिकेंट सॉल्यूशन। लुब्रिकेंट सॉल्यूशन से क्या कर रहे हैं आप, मसाज कर देंगे। किस जगह के, प्रेशर पॉइंट पे। लेकिन याद रखना, यदि प्रेशर पॉइंट पे बेड सोर डेवलप हो चुका है, ठीक है, क्या हो चुका है, बेड सोर डेवलप हो चुका है भैया,
तो कभी भी आपको मसाज नहीं करनी है। ये चीज़ याद रखना, मसाज किस कंडीशन में नहीं करनी है, यदि क्या हो चुका है, बेड सोर डेवलप हो चुका है। तो यदि क्या हो चुका है, अवॉइड मसाज, कहाँ पे अवॉइड करनी है, अवॉइड मसाज इफ बेड सोर प्रेजेंट। बेड सोर क्या है, प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अवॉइड करना है मसाज को। किस कंडीशन में, यदि पहले से बेड सोर डेवलप हो चुका है तो फिर बिल्कुल भी मसाज नहीं करनी है, तो और ज़्यादा बेड सोर आपका हो सकता है। और क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन में, और क्या कर सकते हैं अपन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करने से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अपने को तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करना था कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो सके, तो फ्लूइड इनटेक भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये कुछ प्रिवेंशन थे जो आप कर सकते हैं बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन इनके बावजूद भी आपका हो जाए तो भाई बेड सोर फिर भी हो जाए तो ठीक है कि ये सब कुछ हो रखा है, लेकिन फिर भी क्या हो जाए, आपका बेड सोर डेवलप हो जाए तो फिर उसका तो क्या करना पड़ेगा, अपने को असेसमेंट करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पहले असेसमेंट करना पड़ेगा, फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, असेसमेंट ऑफ बेड सोर। बेड सोर फिर भी डेवलप हो गए तो क्या करोगे, असेसमेंट ऑफ बेड सोर। बेड सोर का क्या करेंगे अपन, असेसमेंट करेंगे। और सबसे ज्यादा रिस्क किस में रहती है, जो आपके 3 पेशेंट होते हैं मोस्ट कॉमन रिस्क किस में रहती है, रिस्क ऑफ बेड सोर इन थिन पेशेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी क्यों होता है, थिन पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन रिस्क रहती है। असेसमेंट करने के लिए, रिस्क को असेसमेंट करने के लिए या बेड सोर को असेसमेंट करने के लिए कुछ स्केल्स आते हैं ठीक है, कुछ स्केल्स आते हैं जिनकी मदद से अपन क्या करते हैं, बेड सोर को असेस करते हैं, बेड सोर की रिस्क को असेस करते हैं। तो कौन कौन से स्केल आते हैं, ब्रेडन स्केल, कौन सा आता है, ब्रेडन स्केल आता है। और कौन सा आता है, नॉर्टन स्केल, कौन सा आता है, नॉर्टन स्केल आता है। और कौन सा आता है, वाटरलो स्केल। अब इन तीनों में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका ब्रेडन स्केल। क्वेश्चन यहीं से आता है, ब्रेडन स्केल से। क्या क्वेश्चन आता है ब्रेडन स्केल इज यूज्ड टू असेसमेंट ऑफ, यानी कि ब्रेडन स्केल किसकी रिस्क को असेस करने के लिए बना है। क्वेश्चन आया हुआ है DSSB के अंदर, तो वो क्वेश्चन भी लिख लीजिए। क्वेश्चन के ब्रेडन scale is used to assess risk of किसके रिस्क को असेस करने के लिए ब्रेडन स्केल यूज किया जाता है, डायबिटीज मेलाइटस को, डेक्यूबेटिक अल्सर को, बर्न को, ब्लाइंडनेस को, किसको असेस करने के लिए किया जाता है, तो किसको असेस करने के लिए किया जाता है भैया, डेक्यूबेटिक अल्सर को। किसको असेस करने के लिए किया जाता है, डेक्यूबेटिक अल्सर को असेस करने के लिए क्या किया जाता है, आपका ब्रेडन स्केल यूज किया जाता है। क्वेश्चन का आया हुआ है DSSB के अंदर 2013, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इंपॉर्टेंट सबसे दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका, इन हॉस्पिटल सेटिंग मोस्ट कॉमनली विच स्केल इज यूज्ड टू assess बेड सोर। हॉस्पिटल सेकेंडरी के अंदर सबसे कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है, डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, ब्रेडन स्केल।
तीनों का नाम दे तो भी किसको आंसर करना है, यानी कि ऑप्शन में देते ब्रेडन स्केल, नॉर्टन स्केल, वाटरलो स्केल, तो किस पे आंसर करना है आपको, ब्रेडन स्केल। हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है। बेसिकली ब्रेडन स्केल से ये 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन फिर भी अपन और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और डिटेल से इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, नंबरिंग ऑफ ब्रेडन स्केल, नंबरिंग ऑफ ब्रेडन स्केल। हो सकता है कभी इन फ्यूचर में एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए यहाँ से, तो अपन वो रिस्क लेके नहीं चलेंगे। अपन तो सारी चीजें पढ़ के चलेंगे, पहले से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हो सकता है आज से पहले नहीं आए तो इन फ्यूचर आ जाए, आने वाले एग्जाम में आ जाए, रिपीट हो जाए क्वेश्चन। वैसे आज से पहले नहीं आया है लेकिन आगे आ सकता है, ठीक है। तो नंबरिंग को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक से अपन याद रखेंगे, ठीक है। जो भी याद रखने की ऐसी चीज होगी दमदार, उसको अपन सब चीजों को ट्रिक से याद रखें। क्या है ट्रिक है आपकी, मोबाइल में, किसमें, मोबाइल में, सबके पास है मोबाइल, मोबाइल में एफएम का एक्टिव परसेप्शन नहीं है, परसेप्शन नहीं है। देखो आजकल तो एफएम बहुत कम सुनते हैं, जब गाड़ी ड्राइविंग करते हैं तभी बेसिकली सुनते हैं, और गाड़ी में भी आजकल तो सब तगड़े तगड़े लगा के रखते हैं सिस्टम, तो पंजाबी गाने फलाना डी का चलता रहता है। पहले के ज़माने में क्या था भैया, एक एफएम ही था, वो तगड़े तगड़े बड़े बड़े रेडियो आते थे, इवन क्रिकेट की कमेंट्री भी उस पर सुनी जाती थी, क्योंकि टीवी बहुत कम होते थे लोगों के पास, तो उस रेडियो को चला के सुना जाता था कि अब चौका लगा है, अब छक्का लगा है, कौन जीता है, कौन हारा है। तो एफएम का बहुत बड़ा रोल था पहले के ज़माने में, आजकल तो बहुत कम हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखो, क्योंकि आजकल मोबाइल में कोई एफएम चलाता ही नहीं है, बेसिकली सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो बेसिकली कोई चलाता ही नहीं है, तो एफएम का मोबाइल में एक्टिव परसेप्शन नहीं है। तो इससे अपन निकालेंगे, अपना पूरी ट्रिक निकालेंगे। पहला क्या निकलेगा, देखो मोबाइल से मोबिलिटी, क्या निकलेगा, मोबिलिटी। इसका मैक्सिमम नंबर कितना है, 4 है, मिनिमम कितना है, 1 है। दोनों लिख लेते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ मिनिमम, यहाँ लिख देता हूँ मैं मैक्सिमम। मिनिमम नंबर है 1, मैक्सिमम नंबर है 4। फिर आता है एफ, एफ फॉर फ्रिक्शन, एफ फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मिनिमम नंबर है 1, मैक्सिमम नंबर है 3। एक फ्रिक्शन ही ऐसा है जिसका मैक्सिमम नंबर 3 है, नहीं बाकी जो भी पढ़ेंगे अपन सबका मैक्सिमम नंबर 4 होगा और मिनिमम सबका 1 होगा, ठीक है। फिर आता है आपका एम, एम फॉर मॉइस्चर, तीसरा है आपके पास मॉइस्चर। मॉइस्चर का मिनिमम 1, मैक्सिमम 4। फिर एक्टिव से आएगा आपका एक्टिविटी, क्या आएगा, एक्टिविटी, क्या आया भैया, एक्टिविटी। एक्टिविटी का भी मिनिमम नंबर 1 और मैक्सिमम नंबर 4। फिर आया परसेप्शन, फिर आया क्या आपका परसेप्शन, तो 5th नंबर क्या होगा, सेंस परसेप्शन। क्या होगा, सेंस का परसेप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। मिनिमम वही 1, मैक्सिमम वही आपका 4। नहीं से अपन बनाएंगे एक आपका न्यूट्रिशन, क्या बनाएंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, देखो नहीं से अपन बनाएंगे आपका 6 नंबर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वही मिनिमम नंबर 1 और मैक्सिमम नंबर 4। टोटल स्कोर कितना हो गया, टोटल स्कोर हो गया आपका, टोटल मैक्सिमम कितना हो गया भैया 23। ये क्या है आपका मैक्सिमम। यहीं पे मिनिमम की बात करूं तो कितना हो गया 6। तो आपसे पूछ सकता है ब्रेडन स्केल का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो बताना आपको 23। मिनिमम पूछे तो आपको बताना है 6, मैक्सिमम पूछे या फिर मिनिमम पूछे, दोनों ही कंडीशन में आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, इसको क्लासिफाई करते हैं कि कौन से डिग्री का या कैसा बर्न है, या सॉरी बर्न क्या, कैसा बेड सोर है। यदि देखो यदि ब्रेडन स्केल में स्कोर आपका 23 से कम जाता है, 23 तो नॉर्मल है तो अपन डिस्कस करेंगे यदि स्कोर आपका ब्रेडन स्केल का मैक्सिमम स्कोर आपके पास 10 या 10 से कम आए, किससे कम, 10 से कम आए, पहली कंडीशन।
जब आपका ब्रेडन स्केल का स्कोर कितना है, जब आप असेस करें किसी क्लाइंट में तो उसके अंदर आए लेस देन 10, मैक्सिमम स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में उसमें क्या है, वेरी सीवियर बेड सोर, बहुत क्या है, खतरनाक वाले बेड सोर की रिस्क है या वेरी सीवियर। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा, बोन एंड टेंडन्स आपको विजुअलाइज होंगे बाहर से ही जैसे आप देखोगे सोर को तो आपको बाहर से क्या दिखने लग जाएगी, उस क्लाइंट की बोन दिखने लग जाएगी यदि उसका स्कोर 10 से कम आ रहा है। दूसरी कंडीशन यदि उसका स्कोर 10 to 12 के बीच में आ रहा है तो उसको क्या होगा, सीवियर रिस्क होगी, सीवियर रिस्क या सीवियर बेड सोर बोल सकते हैं अपन इसको, सीवियर बेड सोर। इसमें क्या होगा भैया, इसमें बोन विजुअलाइज नहीं होगी लेकिन टोटल लेयर इन्वॉल्वमेंट होगी, टोटल लेयर इन्वॉल्वमेंट, टोटल लेयर क्या होंगी आपकी, इन्वॉल्वमेंट होंगी, बट बोन नॉट विजुअलाइज, बोन क्या होगी आपको विजुअलाइज नहीं होगी। किस कंडीशन में, यदि स्कोर आ रहा आपका 10 से 12 के बीच में। तीसरी कंडीशन क्या होगी, यदि आपका स्कोर 13 से 14 के बीच में आ रहा है, या फिर 15 से 18 के बीच में आ रहा है, या फिर 19 से 23 के बीच में आ रहा है। 5 कंडीशन बन गई आपकी। पहली कंडीशन 10 से कम आ रहा है तो बहुत ही सीवियर बेड सोर हैं, बोन वगैरह भी विजुअलाइज हो रही है। दूसरी कंडीशन 10 से 12 आ रहे हैं तो कैसी रिस्क है, सीवियर है लेकिन इसमें बोन वगैरह नहीं विजुअलाइज होंगी, टोटल लेयर आपको इन्वॉल्वमेंट होगा। 13 से 14 यदि है तो इसमें क्या है, मॉडरेट रिस्क है या मॉडरेट बेड सोर है, मॉडरेट बेड सोर या मॉडरेट रिस्क बोल सकते हैं आप। यदि आपका 15 से 18 है तो माइल्ड बेड सोर है, और 19 से 23 के बीच में स्कोर आ रहा है तो ये क्या है आपका, नॉर्मल है। तो आपको ये भी दे सकता है किसी क्लाइंट का ब्रेडन स्कोर 10 से 12 आ रहा है तो उसमें कैसा क्या चीज़ देखने को मिलेगी, कैसी रिस्क रहेगी या कौन सी क्या क्या देखने को मिलेगा। 10 से कम आ रहा है तो क्या कंडीशन होगी, 13 से 14 आ रहा है तो क्या कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन किसको बोलेंगे, ये सब चीज़ें भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। क्लियर है, ये सब चीज़ें भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपके स्टेज की। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो होगा स्टेज का। 4 स्टेज होती हैं जिनके अंदर आपका बेड सोर डेवलप होते हैं, ठीक है, उन्हीं की बात करेंगे। फिर लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, ठीक है, उसी के साथ में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं आपका टॉपिक बेड सोर का स्टेज। स्टेज ऑफ बेड सोर, बेड सोर की कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो पहली बात करूं मैं स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट। पहली बात, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है स्किन की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। स्किन की सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस होती है। तो इस स्टेज फर्स्ट के अंदर वही एपिडर्मिस आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो लिखिएगा पहली लाइन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस स्किन लेयर। एपिडर्मिस इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। सेकेंड वन चीज, इसमें स्किन ब्रेकडाउन नहीं होती है। क्या चीज बोला, स्किन की कंटिन्यूटी बनी हुई होती है, स्किन इंटैक्ट रहती है। समझ में आया कि इसमें स्किन की डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो क्या चीज, स्किन इज इंटैक्ट, स्किन क्या है अभी भी इंटैक्ट है। स्किन का कलर इसमें चेंज हो जाता है, कैसा कलर हो जाता है, रेडिश कलर हो जाता है। स्किन कलर इज
रेड कलर, या मैं बोल सकता हूं रेडनेस। पेन इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है, क्या? पेन इसमें आपका प्रेजेंट होता है। ये सब चीज़ें होती हैं आपकी स्टेज फर्स्ट के अंदर। किसके अंदर? स्टेज फर्स्ट के अंदर ये सब चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है। यदि रेडनेस वगैरह है तो क्या कर सकते हैं अपन? रब वगैरह, मसाज वगैरह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मसाज वगैरह कर सकते हैं। कोई ऑइंटमेंट वगैरह यूज करके उसकी हेल्प लेके क्या कर सकते हैं अपन? मसाज वगैरह कर सकते हैं, ताकि उस एरिया में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो सके। तो ये होता है आपकी फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेज का मसाज वगैरह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? मसाज वगैरह कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी स्किन आपकी ब्रेकडाउन नहीं हुई, स्किन का ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ। यदि स्किन का ब्रेकडाउन हो गया फिर आपको मसाज नहीं करनी है। नेक्स्ट आते हैं, बात आपके इसके स्टेज सेकेंड की। देखो, एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर होती है? डर्मिस लेयर होती है। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी होती है? डर्मिस होती है। तो इसमें कौन सी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है? डर्मिस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डर्मिस लेयर। देखिएगा, ये आपका कोई रूम है, ये आपका क्या है? कोई रूम है। इसके अंदर आपका ये बना हुआ है गेट। सिर्फ ये गेट है और चारों तरफ से इसकी क्या बनी हुई है भैया? दीवार बनी हुई है। ये आपकी छत है, ये चारों तरफ से इसकी दीवार बनी हुई है। ठीक है। अब इस रूम में जाने के लिए, इस रूम में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस गेट को ओपन करना पड़ेगा। ये गेट जब तक ओपन नहीं होगा तब इसके अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है। जब ओपन हो जाएगा तब आप इस अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सेम यही कंडीशन है। देखो, ये आपकी एपिडर्मिस है, ये आपकी डर्मिस है। सेकेंड स्टेज में किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। डर्मिस का कब इन्वॉल्वमेंट होगा? जब आपकी एपिडर्मिस के अंदर किसी प्रकार का ब्रेकडाउन होगा। जब आपके एपिडर्मिस में किसी प्रकार का ब्रेकडाउन होगा तब कौन सी इन्वॉल्वमेंट होगी? सॉरी, जब आपकी एपिडर्मिस में किसी प्रकार का कट या ब्रेकडाउन होगा तब आपकी कौन सी इन्वॉल्वमेंट होगी? डर्मिस होगी। तो इसके अंदर स्किन इंटैक्ट नहीं रहती, स्किन का ब्रेकडाउन हो जाता है। समझ में आया? तो इसमें नेक्स्ट चीज क्या लिखिएगा? स्किन इज नॉट इंटैक्ट। क्या हो जाता है इसमें? स्किन का ब्रेकडाउन। स्किन क्या हो जाती है? ब्रेकडाउन होता है। अब ब्रेक हो गई तो अब मसाज बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। वो बात करेंगे अपन, इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे तो मैनेजमेंट एक साथ देखेंगे। ठीक है। अब इस कंडीशन में बिल्कुल भी आपको मसाज नहीं करनी है। नेक्स्ट वन, पर्पल कलर और ब्लूइश कलर ऑफ स्किन देखने को मिलेगी। स्किन का कलर या तो पर्पल रहेगा या पर्पल नहीं तो ब्लूइश कलर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? बेड सोर की कौन सी स्टेज के अंदर ब्लिस्टर फॉर्मेशन देखने को मिलता है? ये स्टेज आपके बर्न में भी काम आएंगे। बर्न में भी सेम यही चीज होती है। ठीक है। तो यहां से ये पूछ ले कि बर्न की कौन सी स्टेज में ब्लिस्टर देखने को मिलता है, या बेड सोर की कौन सी स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ब्लिस्टर देखने को मिलता है। तो आंसर करना है सेकेंड स्टेज के अंदर। इंपॉर्टेंट बना के हाईलाइट करके लिखिए, ब्लिस्टर फॉर्मेशन। क्या चीज लिखनी है? ब्लिस्टर फॉर्मेशन। और स्टार मार्क कर दीजिए, वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लिख सको इंपॉर्टेंट, जितना वेरी लगा सको उतना वेरी लगा लेना। ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है किसके? इसके ब्लिस्टर में क्या होता है? म्यूकस भरा होता है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन विद म्यूकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट हो चुकी है, जो लेटेस्ट में भी एग्जाम चल रहे हैं उनके अंदर। ठीक है। ऐसा नहीं है 2012 में आया, 13 में आया था, 10 में आया था। लेटेस्ट में
29, 2020 इनके जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करता हूं, इसके अंदर क्या होगा, पेन प्रेजेंट होगा। पेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो सेकेंड स्टेज में क्या क्या याद रखना है, पहली चीज डर्मिस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। डर्मिस इन्वॉल्वमेंट कब होगी, जब एपिडर्मिस आपकी ब्रेकडाउन होगी तो इसमें स्किन इंटैक्ट नहीं होती है। कलर कैसा देखने को मिलता है, पर्पल कलर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, वो है आपका ब्लिस्टर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पेन इसमें आपका प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में आती है आपकी थर्ड स्टेज, स्टेज थर्ड स्टेज में क्या होता है, देखो एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर आएगा आपका सबक्यूटेनियस। तो एपिडर्मिस फर्स्ट स्टेज में हो गई, डर्मिस सेकंड में हो गई, थर्ड में कौन होगा, सबक्यूटेनियस लेयर इन्वॉल्वमेंट हो जाए। किसके अंदर, थर्ड स्टेज के अंदर। जब दोनों ब्रेकडाउन होंगी तो कौन सी इन्वॉल्वमेंट होगी, फिर आपकी सबक्यूटेनियस स्किन इन्वॉल्वमेंट होगी। तो स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, स्टेज थर्ड में होगा सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबक्यूटेनियस लेयर। क्या होगा, सबक्यूटेनियस लेयर इन्वॉल्वमेंट होगा। डीप वुंड प्रेजेंट होगा, डीप वुंड प्रेजेंट, बट इंपॉर्टेंट के लिए लिखिएगा, बोन इज नॉट विजुअलाइज। यहां से इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनाएगा इसको। यही लाइन आपका डिफरेंशिएट करेगी थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज को। बेडसोर की थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज को डिफरेंशिएट करेगी कि थर्ड स्टेज में बोन नहीं दिखती है, फोर्थ स्टेज में बोन दिख जाती है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि जब आपको दिखाया जाएगा एक वुंड की इमेज और पूछ लेगा कौन सा स्टेज है, उस वुंड के अंदर यदि आपको क्या दिख रहा है बोन दिख रही है तो फोर्थ स्टेज में चला जाएगा। बोन नहीं दिख रही है तो कौन सी स्टेज में जाएगा, वो थर्ड स्टेज में। बेसिकली फोर्थ स्टेज का ही आपसे एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको बोन शो की जाती है। तो याद रखना थर्ड स्टेज में बोन नॉट विजुअलाइज, इंपोर्टेंट करके याद रखना। थर्ड स्टेज के अंदर बोन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, बोन बाहर से देखोगे तो नहीं दिखेगी आपको 1% भी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है। और क्या होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, वाटरी डिस्चार्ज। क्या देखने को मिलेगा, वाटरी डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा। ब्राउनिश कलर का वुंड देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट लाइन, पेन जो होगा एब्सेंट होगा। यहां से भी क्वेश्चन बनता है पेन कौन से स्टेज में एब्सेंट हो जाता है। वहां पे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज ऑप्शन में होता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, पेन कौन से स्टेज में, बेड सोर क्या वुंड की कौन से स्टेज में पेन एब्सेंट हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में भी एब्सेंट होता है, फोर्थ में भी एब्सेंट होता है, लेकिन हो जाता किस में है, थर्ड से ही हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे राइट आंसर क्या माना जाता है, थर्ड स्टेज। क्यों, थर्ड में ही हो जाता है, फोर्थ में तो उसके बाद आती है तो उसमें तो एब्सेंट रहेगा ही, फिर ऐसा थोड़ी है वो वापस इधर आ जाएगा। थर्ड में एब्सेंट क्यों हो जाता है क्योंकि जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है आपकी, ठीक है, ये जो सबक्यूटेनियस लेयर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। यदि ये सबक्यूटेनियस लेयर क्या हो गई, डैमेज हो गई, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, आपके नर्व भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नर्व भी क्या हुई आपकी, डैमेज हो गए। नर्व यदि डैमेज हो गए तो क्या हो गया, पेन ही फील नहीं होगा। जो पेन फील होता है किसके कारण होता है, नर्व के कारण होता है। नर्व क्या करती है, सेंसरी मोटा, दो प्रकार के मिक्स, 3 प्रकार की नर्व होती हैं, वही क्या जाती है, संदेश लेके जाती है ब्रेन तक, लेके आती हैं। ठीक है, तो वो नर्व यदि डैमेज हो गई आपकी तो पेन फील आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है, ये हो गया आपका थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर, वुंड या फिर बर्न। तीनों चीजों में एक ही स्टेज चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो
नेक्स्ट वन आती है आपकी फोर्थ स्टेज, स्टेज फोर्थ। पहली बात लास्ट स्टेज होती है, इससे आगे कोई स्टेज नहीं होती है भैया, ठीक है, लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्किन लेयर, स्किन की जितनी भी लेयर होती है वो सारी इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगी। डीप वुंड प्रेजेंट होगा एंड बोन विजुअलाइज। बोन क्या होगी आपको बाहर से देखने को मिल जाएगी। इंपोर्टेंट करके हाईलाइट कर लीजिए लाइन को, बोन विजुअलाइज कौन सी स्टेज में होती है, स्टेज 4 के अंदर होती है। कौन सी स्टेज में होती है, स्टेज 4 के अंदर आपकी बोन विजुअलाइज हो जाती है। क्लियर है, तो इंपोर्टेंट करके लिखिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बनेगा, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन की क्लास में वो अपन देख लेंगे। क्लियर है, डीप वुंड है एंड बोन विजुअलाइज हो रही है किस स्टेज के अंदर, स्टेज 4 के अंदर। देखिएगा और क्या देखने को मिलेगा इसमें आपको, फाउल स्मेल आएगी वुंड से, क्यों, ड्यू टू पस फॉर्मेशन, ड्यू टू पस। क्या हो गया, पस का फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, फाउल स्मेल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करूं, पेन क्या होगा, एब्सेंट होगा। पेन क्या होगा, एब्सेंट होगा। पेन क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्लियर है, पेन क्या होगा आपका, एब्सेंट होगा। क्लियर है, पेन क्या होगा आपका, एब्सेंट होगा। ऑल क्लियर। चलिए ये हो गया आपकी चारों स्टेज, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। स्टेज फर्स्ट, एपिडर्मिस इन्वॉल्वमेंट होती है, स्किन लेयर, स्किन और इंटेक्ट होती है। स्किन क्या होती है, इंटेक्ट होती है, रेड कलर होता है, पेन प्रेजेंट होता है। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। सेकेंड वन, स्टेज सेकेंड में डर्मिस लेयर इन्वॉल्वमेंट होती है, स्किन ब्रेकडाउन हो जाती है, पर्पल कलर वुंड देखने को मिलता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लिस्टर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लिस्टर में क्या होता है, म्यूकस होता है, पेन प्रेजेंट होता है। स्टेज थर्ड में क्या होता है, सबक्यूटेनियस लेयर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, डीप वुंड होता है बट बोन विजुअलाइज नहीं होती है, वाटर डिस्चार्ज होता है और पेन आपका एब्सेंट होता है। पेन क्या होता है भैया आपका, एब्सेंट हो जाता है। पेन क्या हो जाता है आपका, एब्सेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं, स्टेज 4 लास्ट स्टेज होती है, ऑल स्किन लेयर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, डीप वुंड एंड बोन विजुअलाइज हो जाती है, फाउल स्मेल प्रेजेंट होती है, क्यों, पस के कारण। पेन क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है। पेन क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका लास्ट टॉपिक, मैनेजमेंट। लास्ट चीज है आपका मैनेजमेंट बेड सोर के अंदर, ठीक है। मैनेजमेंट अपन कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेड सोर यदि हो गया है, क्वेश्चन आता है कि आपके पेशेंट के बेड सोर हो गया तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। बेड सोर डेवलप हो गया है तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, क्या होगा, इन्फॉर्म द डॉक्टर। मैं बात करता हूं आपका बेड सोर फॉर्मेशन, क्या हो गया है, बेड सोर फॉर्मेशन हो गया, देन प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, इन्फॉर्म द डॉक्टर। इंपॉर्टेंट लाइन रखना, जब बेड सोर फॉर्मेशन हो गया तो सबसे पहले क्या करोगे आप, डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। बेड सोर जब भी फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा,
इन्फॉर्म दी डॉक्टर। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से रिपीट होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे लाइन से। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन वो भी लिख लीजिए यार, आप PNI भी लिख लीजिए यार, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन बेड्स और फॉर्मेशन इन्फॉर्म दी डॉक्टर। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी अपने को, क्या आंसर करना है, इन्फॉर्म करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर असिस्ट द डिग्री ऑफ बेड सोर, बेड सोर की डिग्री को असिस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर। आपको नहीं करना है, डॉक्टर करेगा, लेकिन उसकी हेल्प करनी है आपको। विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर आपको डिग्री ऑफ बेड सोर असिस्ट करना है कि फर्स्ट डिग्री है, सेकंड या थर्ड या फोर्थ है। जो स्टेज पढ़ी उनको डिग्री बोल सकते हैं आप, ग्रेड भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो अभी अपन ने स्टेज पढ़ी है उनको डिग्री बोला जाता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, या फिर ग्रेड भी बोला जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, या फिर स्टेज भी बोला जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट वन क्या करेंगे अपन, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर क्लीन द वुंड विद नॉर्मल सलाइन, ठीक है। नॉर्मल सलाइन की हेल्प से क्या करेंगे अपन, उसको क्लीन करेंगे। क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन अपन क्या करेंगे, वुंड को क्लीन कर देंगे। नेक्स्ट वन, यदि आपका वुंड इन्फेक्टेड है, क्या हो रखा उसके अंदर, इन्फेक्शन हो रखा है, इन्फेक्टेड वुंड है, उसको क्लीन करेंगे किससे, बीटाडीन से। इन्फेक्टेड वुंड क्लीन बाय बीटाडीन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है ESIC के अंदर। कहाँ आया हुआ है, ESIC के अंदर। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर क्लीनिंग ऑफ पस ऑफ वुंड, पस ऑफ वुंड विच सॉल्यूशन इज यूज। कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करोगे यदि पस फॉर्मेशन हो रखे आपके वुंड के अंदर, बेड सोर के अंदर, तो कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करोगे। देखो नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन वगैरह कंडीशन नहीं दी गई है तो नॉर्मल सलाइन से करोगे। बोल रहा है इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड वुंड है, तो किससे करोगे, बीटाडीन से करोगे। बोल रहा है पस फॉर्मेशन हो रखी है तो किससे करोगे, हाइड्रोजन प्रोक्साइड से करोगे, H2O2 से करोगे। क्लियर है, तीनों प्रकार के क्वेश्चन बता चुका हूं, जो भी एग्जाम में आए आंसर कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ESIC में आया हुआ है, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है, तीनों क्वेश्चन बता चुका हूं। पहला क्वेश्चन क्लीन किससे करेंगे, नॉर्मल सलाइन से करेंगे। सेकंड वन क्वेश्चन इन्फेक्टेड वुंड है, किससे क्लीन करेंगे, बीटाडीन से करेंगे। थर्ड वन क्वेश्चन पस फॉर्मेशन हो रखी है, किससे क्लीन करेंगे, H2O2 से करेंगे। किससे करेंगे, हाइड्रोजन प्रोक्साइड से करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्लीन कैसे करना है। क्लीन द वुंड या बेड सोर आउटर टू इनर साइड, आउटर टू इनर साइड, ठीक है। और कैसे करना है, सर्कुलर फॉर्म में, सॉरी सर्कुलर फॉर्म में आपको आउटर से इनर की तरफ क्लीन करना है। क्लियर है, कैसे क्लीन करना है, आउटर से इनर साइड में क्लीन करना है। फिर क्या करना है अपने को मैनेजमेंट में, और क्या करना है, वोट एप्लीकेशन देनी है। किससे, 100 वाट का बल्ब लेना है, 100 वोट का बल्ब लेना है। उससे क्या करनी है अपने को, हीट एप्लीकेशन देनी है, हॉट एप्लीकेशन देनी है। हॉट एप्लीकेशन से क्या होगा, देखो हॉट एप्लीकेशन जैसे देंगे अपन
तो उस एरिया में क्या होगी, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो नेक्रोसिस वगैरह प्रिवेंट होगा, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाएगा, बेड सोर प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हॉट एप्लीकेशन देंगे किससे, 100 वोट का बल्ब लेंगे और कितने सेशन देंगे, 3 सेशन देंगे इन ए डे, एक दिन के अंदर 3 सेशन देंगे। और ड्यूरेशन क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ ईच सेशन वो होगी आपकी 10 मिनट। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगी आपकी हर सेशन की 10 मिनट होगी, ड्यूरेशन क्या होगी आपकी 10 मिनट होगी। डिस्टेंस पे, डिस्टेंस की मैं बात करूं भाई, ऐसा तो है नहीं कि बल्ब को अपन बॉडी के टच कर देंगे तो नहीं तो बॉडी टच जब बर्न हो जाएगी, थोड़ा दूर रखना पड़ेगा बल्ब को। ठीक है, तो डिस्टेंस का पूछे तो 45 टू 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर क्या रखेंगे अपन बल्ब को रखेंगे, 45 से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर अपन क्या रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे बल्ब एंड बॉडी के बीच में, या बल्ब को उससे इतना दूर अपन रखने वाले हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपके हॉट एप्लीकेशन के बारे में। किसके बारे में बात हो गई, हॉट एप्लीकेशन के बारे में। कुछ लेटेस्ट मेथड है जो हाल ही में डेवलप किए गए हैं बेड सोर के मैनेजमेंट के लिए। 2 मेथड आते हैं तो लिख लीजिए, वो भी लेटेस्ट मेथड। ठीक है, लेटेस्ट मेथड की मैं बात करूं तो जहां पे मानिए ये वुंड हो रखा है, ठीक है, ये वुंड हो रखा है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस वुंड के ऊपर मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करूं, डायरेक्ट क्या कर सकता हूं मैं, ऑक्सीजन अप्लाई करूं। जैसे ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ के टिश्यू को, वो क्या करने लग जाएंगे, अपना मेटाबॉलिज्म नॉर्मल करने लग जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन होकर धीरे धीरे ये चीज हील होने लग जाएगी। एक कंडीशन क्या कर सकता हूं, ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता हूं। दूसरी ये वुंड है तो इसके अंदर क्या है, आपके बैक्टीरिया वायरस डेवलप हो चुके हैं। क्या है ये, बैक्टीरिया वायरस है। तो बैक्टीरिया वायरस क्या ले रहे हैं, यहाँ से ग्लूकोज ले रहे हैं, यहाँ से क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, और ग्लूकोज लेके अपनी कॉलोनी को फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या अप्लाई कर दूं, इंसुलिन अप्लाई कर दूं। जैसे ही इंसुलिन आएगा उस ग्लूकोज को क्या कर देगा, सेल के अंदर शिफ्ट कर देगा, यहाँ ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, क्या कर देगा, हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा। हाइपोग्लाइसीमिया जैसे होगा, इन बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ अब मिलने वाला नहीं है, खाना नहीं मिलेगा तो अपने आप ही डेथ हो जाएंगे। इनको खाना नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही डेथ हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके वुंड की हीलिंग होने लग जाएगी। दोनों कंडीशन क्या है, यूज कर सकता हूं तो इनको लिख लीजिए। ये दोनों क्या है, आपके लेटेस्ट मेथड हैं। डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई गिवन, रेशनल लिख लीजिए, क्यों देंगे, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म रेट क्या हो आपकी, इंक्रीज हो। सेकेंड वन क्या करोगे, डायरेक्ट इंसुलिन अप्लाइड 1 to 2 ड्रॉप ऑन बेड सोर। बेड सोर पेपर क्या कर रहे हैं अपन, डायरेक्टली 1 से 2 बूंद इंसुलिन की डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, डिक्रीज ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज लेवल कम होगा तो इससे क्या होंगे, आपके बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनके एनर्जी के लिए ग्लूकोज वगैरह नहीं मिलेगा जीवित रहने के लिए। तो क्या हो जाएंगे, वो आपके डेथ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है, क्वेश्चन आया हुआ देखिएगा, विच आइटम इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर। बेड सोर के मैनेजमेंट के लिए कौन सा आइटम आप यूज करते हैं, तो बेसिकली क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, एयर मैट्रेस। क्या यूज करते हैं, एयर मैट्रेस आप यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे बेड सोर। क्या कंप्लीट होता है आपका, बेड सोर कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, पीआर यादव का जो आपके पास नया एडिशन होगा उसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो लास्ट एडिशन है उसके अंदर आई थिंक पेज नंबर 597, जो पुराने एडिशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 597 पे क्वेश्चन नंबर 747 से
वुंड एंड बेड सोर के क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने देखने हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है। आई थिंक ढंग से पढ़ोगे तो पूरे क्वेश्चन सोल्व होंगे, तो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।